जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि मुस्लिम लॉ में विवाह के 3 प्रकार होते हैं। शून्य बातिल विवाह, अनियमित इर्रेगुलर फासिद विवाह और मान्य या सही विवाह। तो शून्य, अमान्य और मान्य, बातिल, फासिद और सही विवाह के क्या परिणाम होते हैं। तो शून्य विवाह जो बातिल विवाह होता है, शून्य विवाह का समागम करने से पहले या बाद में कोई वैधानिक प्रभाव नहीं होता। उससे पक्षकारों के बीच किन्हीं भी वैधानिक अधिकारों या दायित्वों की उत्पत्ति नहीं होती है। शून्य विवाह की संतान अवैध होती है। इस प्रकार समागमों को किन्हीं परिस्थितियों में विधिमान्य नहीं किया जा सकता। अर्थात जो शून्य विवाह जिन परिस्थितियों में हुआ है उसको चाह के भी बाद में एक सही विवाह में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अमान्य या फासिद विवाह, अनियमित या अमान्य विवाह के परिणामों का अध्ययन 2 भिन्न दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। विवाह की पूर्णावस्था प्राप्त करने के पहले और विवाह को पूर्णावस्था प्राप्त करने के बाद। पूर्णावस्था प्राप्त करने के पहले अनियमित विवाह में यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो शून्य विवाह के समान इसका कोई वैधानिक प्रभाव नहीं है। पत्नी मेहर की हकदार नहीं होती है और वह इद्दत का पालन करने के लिए भी बाध्य नहीं है। दूसरा, यदि अनियमित विवाह हुआ है और विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त कर चुका है, अनियमित विवाह यदि पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया है तो उसके कुछ वैधानिक प्रभाव होते हैं। विवाह विच्छेद के बाद पत्नी को इद्दत का पालन करना पड़ता है, परंतु इद्दत की अवधि विवाह विच्छेद और मृत्यु दोनों ही स्थितियों में 3 मासिक धर्मों की होती है। ये केवल अनियमित विवाह के संदर्भ में है। मान्य या सही विवाह होगा तो इद्दत की अवधि वही 4 माह 10 दिन और 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास दोनों परिस्थितियों के अनुसार उस मामले के तथ्यों के अनुसार मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे विवाह अनियमित है और विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया है तो विवाह विच्छेद के बाद पत्नी को इद्दत पालन करना पड़ेगा और इद्दत की अवधि चाहे उसका विवाह विच्छेद तलाक हुआ हो या पति की मृत्यु हुई है, दोनों स्थितियों में 3 मासिक धर्मों की होगी। पत्नी निश्चित या रिवाजी मेहर, जिसे मेहर मिस्ल भी कहा जाता है, जो भी कम हो पाने की हकदार होती है। इद्दत की अवधि में वो निर्वाह खर्च पाने की हकदार नहीं होती है। ऐसे विवाह की संतान औरस लेस्टीमेट होती है। परंतु अनियमित विवाह पूर्णावस्था प्राप्त करने पर भी यदि पति पत्नी के बीच पारस्परिक अधिकारों का सृजन नहीं करता है, तलाक के एक बार उच्चारण किए जाने मात्र से ऐसे विवाह का अंत किया जा सकता है। पक्षकारों का अलग किया जाना न्यायालय के द्वारा जरूरी होता है। तीसरा, मान्य या सही विवाह, ऐसे विवाह जो विवाह विधि की सभी औपचारिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं वो विधिमान्य विवाह होते हैं। एक विधिमान्य विवाह के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों में विवाह करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यदि स्थायी प्रतिबंधों एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस का उल्लंघन करके विवाह होता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा और यदि अस्थायी नियमों रिलेटिव प्रोहिबिशंस का उल्लंघन करके विवाह होता है तो वह अनियमित विवाह होगा। मान्य सही विवाह पति पत्नी के बीच में अधिकारों और कर्तव्यों का सृजन करता है। ऐसा विवाह पत्नी को मेहर, निर्वाह व्यय और अपने पति के मकान में रहने का अधिकार प्रदान करता है और पत्नी को पति के प्रति श्रद्धा रखने, उसकी आज्ञा का पालन करने, उसे समागम करने देने और पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद के पश्चात इद्दत का पालन करने का दायित्व देता है। वह पक्षकारों के बीच संबंध की निषिद्ध आसक्तियों, डिग्रीज और पारस्परिक दाय, इनहेरिटेंस, विरासत के अधिकारों को जन्म देता है। पति और पत्नी के क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं एक मान्य या सही विवाह के बाद, तो उन्हें हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। पारस्परिक अधिकार तथा दायित्व, पत्नी के अधिकार और पति के दायित्व, और पति के अधिकार और पत्नी के कर्तव्य या दायित्व। पहला है पारस्परिक अधिकार और दायित्व। मान्य विवाह समागम को वैध बना देता है और उससे उत्पन्न संतान औरस लेजिटिमेट होती है।
पति और पत्नी परस्पर दाय इनहेरिटेंस के अधिकार प्राप्त करते हैं और संबंध की निषिद्ध आसक्तियों का जन्म होता है, जिसके कारण वे ऐसी आसक्तियों के भीतर विवाह नहीं कर सकते। ऐसे पक्षकारों के कुछ अधिकार और कर्तव्य हो जाते हैं। विवाह के पक्षकार परस्पर दाय प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। समागम वैध हो जाता है। पक्षकारों के बीच संबंधों की निषिद्ध आसक्तियां उत्पन्न हो जाती है। उनके बीच वैध शर्तें बंधनकारी हो जाती हैं। दूसरा जो इसमें है, पत्नी के अधिकार और पति के कर्तव्य। पत्नी अपने पति से निर्वाह व्यय प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। वह विवाह के आवश्यक परिणाम के रूप में मेहर की अधिकारिणी होती है। चाहे मेहर के संबंध में कोई अनुबंध ना भी किया गया हो, उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार होता है और अपने अनन्य उपयोग के लिए एक कक्ष का, उसे निषिद्ध आसक्तियों के भीतर के अपने संबंधियों के यहाँ आने जाने, उनका यहाँ आने का अधिकार होता है। इस प्रकार पत्नी के अधिकार और कुछ पति के कुछ कर्तव्य होते हैं। पति की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए उससे निर्वाह व्यय की प्राप्ति। यदि पत्नी आज्ञाकारिणी और वयस्क है तो उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही वह अपनी संपत्ति से अपना निर्वाह कर सकती हो। यह अधिकार उसे तब तक प्राप्त रहता है जब तक विवाह विच्छेद नहीं होता है। एक से अधिक पत्नियां होने पर सभी से समान व्यवहार और प्रत्येक के लिए पृथक पृथक शयन कक्ष। अपना मेहर प्राप्त करने और भुगतान न किए जाने पर पत्नी को समागम से इनकार करने का अधिकार होता है। पत्नी को वर्ष में कम से कम एक बार अपनी निषिद्ध आसक्तियों के भीतर के संबंधियों के यहाँ जाने और उसके यहाँ आने और उसके माता पिता और पूर्व पति से उत्पन्न बच्चों के उचित अंतराल से उसके यहाँ आने का अधिकार पत्नी को मान्य विभाग पत्नी को प्राप्त होता है। यदि पति उसी मकान में कोई रखैल या उपपत्नी उसके साथ रखे तो पति के साथ रहने से इनकार करने और ऐसे इनकार के होते हुए निर्वाह की अभ्यर्थना करने का पत्नी का अधिकार होता है। वह एक कक्ष के उपयोग के लिए जिसमें वह अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को आने ना दे अधिकृत हो जाती है। तो ये थे एक मान्य विवाह के परिणाम स्वरूप, एक सही विवाह के परिणाम स्वरूप पत्नी को प्राप्त अधिकार और पति के दायित्व। अब हम देखेंगे एक मान्य या सही विवाह के परिणाम स्वरूप पति के अधिकार और पत्नी के कर्तव्य क्या होते हैं। पत्नी अपने स्वास्थ्य तथा शिष्टता का ध्यान रखते हुए उचित अवसरों और स्थानों पर पति को समागम करने देने के लिए बाध्य है। दाम्पत्य निष्ठा का पालन करना उसके लिए आवश्यक है। पति की मृत्यु या विवाह विच्छेद होने पर वह इद्दत का पालन करने के लिए भी विवश है। इस प्रकार उसके लिए दाम्पत्य निष्ठा का पालन करना आवश्यक है। वह अपने स्वास्थ्य, शिष्टता, सदाचार का ध्यान रखते हुए पति को अपने साथ समागम करने देने के लिए बाध्य है। वह पति की उचित आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य है। पक्षकारों की सामाजिक स्थिति और स्थानीय प्रथा के अनुसार पर्दा करना पत्नी का कर्तव्य है। वह मृत्यु या विवाह विच्छेद होने पर इद्दत का पालन करने के लिए बाध्य है। तो ये थे एक सही मान्य विवाह होने के पर पति के अधिकार और पत्नी के कर्तव्य। अब हम देखेंगे बातिल, फासिद और सही विवाहों में क्या भेद है। शून्य, अनियमित और मान्य विवाहों में क्या भेद है। शून्य और अनियमित विवाह, वॉइड और इर्रेगुलर विवाह। यदि विवाह पे रुकावट निरपेक्ष और स्थायी है तो विवाह शून्य है, और यदि वह सापेक्ष और अस्थायी है तो विवाह अनियमित इर्रेगुलर है। शून्य विवाहों में रुकावटें कभी भी दूर नहीं की जा सकती, अर्थात शून्य विवाह प्रारंभ से ही शून्य, वॉइड एब इनिशियो होता है और कभी भी मान्य नहीं हो सकता। परंतु अनियमित विवाह में जो निषेध होते हैं वो सापेक्ष होते हैं, इसलिए विवाह की रुकावट दूर हो जाने पर विवाह मान्य हो जाता है। शून्य विवाह पति पत्नी के बीच किन्हीं वैधानिक अधिकारों या दायित्वों का सृजन नहीं करता, परंतु अनियमित विवाह के यदि उसने पूर्णावस्था प्राप्त कर ली है कुछ वैधानिक परिणाम होते हैं।
शून्य विवाह में समागम अवैध जिना है और उसकी संतान अवैध होती है, परंतु अनियमित विवाह की संतान वैध होती है। अब सही और अनियमित इर्रेगुलर विवाह में क्या भेद है, मान्य और अनियमित विवाहों में भेद। अनियमित विवाह के पक्षकार एक दूसरे से किसी भी समय अलग हो सकते हैं, विवाह विच्छेद आवश्यक नहीं है, मतलब एक बार तलाक में ही विवाह विच्छेद हो जाता है। मान्य विवाह के पक्षकार विवाह विच्छेद के बिना एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते। अनियमित विवाह में समागम कर लेने पर भी पति या पत्नी उत्तराधिकार के अधिकारी नहीं होते, परंतु मान्य विवाह में उत्तराधिकार का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। अब सही और शून्य विवाहों में क्या भेद है। मान्य या सही विवाह में सभी वैध परिणाम अंतर्निहित होते हैं, परंतु शून्य विवाह का कोई भी परिणाम नहीं होता है। मान्य विवाह वैलिड मैरिज पूर्णतया वैध होती है और शून्य विवाह वॉइड मैरिज पूर्णतया अवैध होती है। विवाह की शर्तों के पालन या अपालन का मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी हम अवलोकन करते हैं। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह एक व्यवहारिक संविदा सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और पक्षकारों के लिए संभव है कि विवाह की संविदा में औचित्यपूर्ण शर्तें लगा दें, जो ऐसी भी हो सकती है कि यदि वे लोक नीति के विरुद्ध ना हो तो उनमें से किसी के भंग हो जाने से न्यायालय को विवाह रद्द कर देने का अधिकार प्राप्त हो जाए। यदि पति करार की युक्तियुक्त शर्तों के विरुद्ध चले तो पत्नी विवाह विच्छेद का दावा कर सकती है, परंतु यदि शर्तें लोक नीति के विरुद्ध हो तो उन अनुचित शर्तों के भंग होने से पत्नी विवाह विच्छेद का दावा नहीं कर सकती है। इस प्रकार विवाह की संविदा की शर्तों का वर्गीकरण दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, वैध और अवैध। वैध शर्तें मान्य और प्रभावकारी होती है। अवैध शर्तें संविदा की मान्यता पर प्रभाव डाल सकती है और संविदा को शून्य करनीय बना सकती है जब तक कि विवाह ने पूर्णावस्था प्राप्त न कर ली हो, परंतु यदि विवाह ने पूर्णावस्था प्राप्त कर ली है तो केवल शर्तें ही शून्य हो जाती है और विवाह मान्य बना रहता है। वैध शर्तें लीगल कंडीशंस क्या होती हैं। पत्नी की अनुमति के बिना पति उसे दाम्पत्य अधिवास से दूर नहीं करेगा। पक्षकार एक विशेष स्थान पर निवास करेंगे। निर्वाह वृत्ति के रूप में कोई नियत धनराशि नियत कर दी जाती है। दूसरा पति पत्नी के पूर्व पति से उत्पन्न बच्चों का भरण पोषण करेगा। पति उसे अपने संबंधियों के यहाँ आने और उसको वहाँ जाने से नहीं रोकेगा। कुछ नियत समय तक विवाह का समागम नहीं होगा। पति का ये करार कि वह अपना जीविकोपार्जन करके अपनी पत्नी का निर्वाह करेगा और उसके माता पिता द्वारा स्वीकृत मकान में रहेगा, मान्य होता है। दुर्व्यवहार करने पर पति के निवास स्थान को त्याग देने का अनुबंध। पति दूसरी पत्नी से विवाह नहीं करेगा। मेहर का एक निश्चित अंश तुरंत दिया जाएगा और शेष तलाक के बाद देय होगा। तो ये शर्तें हैं। वैध शर्तें मान्य और प्रभावकारी होती हैं। अगर ये शर्तें उपरोक्त में से कोई शर्तें किसी निकाह के समय निकाहनामा में रखी गई है, निकाह के समय किसी एक पक्षकार ने रखी है, तो इन शर्तों का भंग होने पर दूसरा पक्षकार न्यायालय में जाके अपने विवाह को विघटित करवा सकता है। दूसरे जो इसका वर्गीकरण है वो है अवैध शर्तें, इलीगल कंडीशंस। पति पत्नी को उसके संबंधियों के यहाँ जाने से रोक सकेगा। पत्नी को अपने माता पिता के साथ स्थायी रूप से रहने की स्वतंत्रता होगी और वह बिना किसी कारण से पति के निवास स्थान का त्याग कर सकेगी। पति पर बंधनकारी अनुबंध की वह पत्नी के मकान में रहेगा। बिना किसी कारण के भविष्य में पक्षकारों के अलग हो जाने का करार। तलाक देने की पति की स्वतंत्रता को रद्द करने वाला करार। सुन्नी विधि के अंतर्गत एक नियत समय तक विवाह की अवधि को सीमित करने की शर्त। यह शर्त कि स्त्री अपनी निर्वाह वृत्ति के अधिकार का परित्याग कर दे। स्त्री किसी मेहर की अधिकारिणी ना होगी, उन्हें उत्तराधिकार के पारस्परिक अधिकार ना होंगे। तो अगर ऐसी कोई शर्तें एक निकाह के समय, विवाह के समय लगाई जाती है तो वह अवैध शर्तें होगी। वो संविदा को शून्य करनीय बना सकती है, वो उसको अनियमित बना सकती है यदि विवाह ने पूर्णावस्था प्राप्त ना की हो। परंतु
विवाह में ये शर्तें रखी गई है और विवाह ने पूर्णावस्था को प्राप्त कर लिया है तो वो केवल शर्तें शून्य होगी और विवाह मान्य बना रहता है। तो ये था मुस्लिम लॉ के अंतर्गत फासिद, बातिल और सही विवाह के परिणाम और उनमें भेद।